बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज अडयाला में बहनों की इमरान खान से मुलाकात का दिन था। आज 10,000 कारकुनों को अडयाला के बाहर जमा करने का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से सुबह से ही अडयाला जेल की तरफ जाने वाली सड़कों को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया था। इस रोड पर ज़्यादातर दुकानें भी बंद करा दी गई थी। पुलिस की भारी नफरी भी अडयाला के बाहर मौजूद थी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सूबे का बजट पेश करने को इमरान खान के साथ मुलाकात से मशरूत कर दिया था। मुशीर ख़जाना मुजम्मल असलम का कहना यह था कि जी इमरान खान से सुहेल अफरीदी और बहनों की मुलाकात नहीं होगी तो फिर जो फंड्स वफाक ने मांगे हैं वो बजट का हिस्सा नहीं होंगे। नाज़रीन, 10,000 तो नहीं, लेकिन एक मुनासिब तादाद में आज PTI के कारकुनान इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए अडयाले के बाहर मौजूद थे। लेकिन फिर वही सोशल मीडिया पर PTI के अंदरूनी इख्तलाफात जो थे, वो जितने भी लोग मौजूद थे उनकी तादाद पर भारी नज़र आ रहे थे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला PTI के अंदर जारी है। अच्छा नाज़रीन, अभी जनाब सुहेल वड़ाइच के कॉलम से उठने वाली गर्द नहीं बैठी थी कि निज़ाम के एक नुमाइंदे ने हुकूमत या हुक्मरानों की तब्दीली का खेल जो है वो चौथे गेयर में डाल दिया। जब हर तरफ बेयकीनी की सूरत हाल है, एक तरफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो तेल देखो तेल की धार देखो वाली कैफियत में है, दूसरी तरफ वज़रा सहमे हुए हैं कि उनमें पता नहीं किसकी कुर्बानी हो जाए। इस दौरान निज़ाम ने अपने एक तगड़े खिलाड़ी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने आते ही हर तरफ आग लगा दी है। ये हैं जनाब फैसल वावड़ा साहब। वो बजट के बाद अचानक ज़ाहिर हुए हैं और सब कुछ उखाड़ के रख दिया। कल उन्होंने पहले पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, उसके बाद रात को वो TV चैनल्स पर बैठ गए। उन्होंने दोनों हुक्मरान जमातों को धो के रख दिया। पहले उन्होंने बताया कि जी ईरान अमेरिका मुआहदे का क्रेडिट किसका है। फैसल वावड़ा ने इसका जो क्रेडिट है वो फील्ड मार्शल को देते हुए वज़ीर आज़म को इसमें से मक्खन से बाल की तरह बाहर निकाल दिया। फिर गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, मैदान भी आपका, गधा भी आपका, घास भी आपकी, मिट्टी भी आपकी, कोच भी आपका, सिग्नल फ्री, डंडा फ्री, स्पीड ब्रेकर फ्री, सब कुछ आपको दिया गया। आप फिर भी हार गए। आप हर रेस में अकेले खड़े हो फिर भी हार जाएं तो इसमें कसूर किसका है। फिर उसके बाद हामिद मीर के प्रोग्राम में फैसल वावड़ा ने बाउंड्री के चारों जानिब खुल के स्ट्रोक्स खेले। सबसे पहले उनकी तवज्जो जो है जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब मबजूल हुई। फैसल वावड़ा ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को नहीं जानता, मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि ब्यूरोक्रेट्स को वज़ीर बनाकर हुकूमत चलाई जा रही है। शायद उनका इशारा आहद चीमा की जानिब था जो वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर हैं, मगर इस्लामाबाद में लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ के पास जितनी भी हुकूमत है वो आहद चीमा ही चलाते हैं। फैसल वावड़ा ने मज़ीद कहा कि एक सूबे के वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। गालिबन उनका इशारा मरियम नवाज़ की जानिब था, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब के आधे तरक्याती बजट की कुर्बानी देकर फ़िलहाल उन्होंने अपनी और अपने चचा की नौकरी बचाई है। फिर कहा कि एक सूबे के पुराने वज़ीर आला को हटाकर एक और बंदा अपने आप को पेश कर रहा है। ये मुराद अली शाह के लिए कहा गया है, जिनकी जगह शर्जील मेमन खुद वज़ीर आला बनना चाहते हैं। फैसल वावड़ा कहते हैं कि इन सब की करप्शन के स्कैंडल्स आने वाले हैं, इनके ज़ाती स्कैंडल्स भी आने हैं और इंटरनेशनल स्कैंडल्स भी आने हैं। फैसल वावड़ा ने मज़ीद कहा कि मैं पेशगोई कर रहा हूँ कि मुझे आइंदा के सियासी मंजरनामे में या तो सब एक कंटेनर पर नज़र आ रहे हैं या सब एक कंटेनर के अंदर नज़र आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, रजीम चेंज के बाद की तारीख गवाह है कि फैसल वावड़ा को हमेशा एक ख़ास तरह के टास्क के लिए मैदान में उतारा जाता है। अब जब वो बता रहे हैं कि हुकूमती किरदार जो हैं उनके करप्शन स्कैंडल्स के साथ उनके ज़ाती स्कैंडल्स भी आने वाले हैं, ये बड़ी संगीन किस्म की पेशगोई है। इससे मुराद ये है कि आने वाले दिनों में कुछ सियासी किरदार ऐसे हैं जिनकी ज़ाती नौइयत की वीडियोज़ मंजर आम पर आ सकती हैं। शहर इक़्तिदार में तो कुछ सियासी किरदारों का नाम लेकर उनकी ज़ाती नौइयत की वीडियोज़ के बारे में बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इन वीडियोज़ का अगर फोरेंसिक करा लिया गया तो वाक़फ़ान हाल के मुताबिक इन वीडियोज़ का मवाद इतना भयानक है कि उनके सामने आने पर सियासत के कुछ नामवर और उभरते हुए किरदारों का कैरियर जो है ये वीडियोज़ ही खा जाएंगी। यहाँ एक अहम सवाल बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया, मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया कि मौजूदा हुकूमत तो पसपर्दा क़ुव्वतों के साथ हर तरह का तावन कर रही है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जैसा ताबेदार वज़ीर आज़म सिस्टम ने पिछले 80 साल में प्रोड्यूस नहीं किया, तो फिर फैसल वावड़ा के ज़रिए तड़ियाँ क्यों लगाई जा रही हैं, किसको लगाई जा रही हैं। लोग कहते हैं कि जी इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह जो नज़र आ रही है कि किसी मामले पर हुकूमत की जानिब से मज़ामत का सामना है। नवाज़ शरीफ
शरीफ की अचानक जेनेवा रवानगी और ताहाल वापस ना आना, वज़ीर आला मरियम नवाज़ का 2 हफ्ते तक मंजर आम से गायब रहना। बताया जा रहा है कि जी पीछे किसी जगह कोई घुमसान का रन पड़ा हुआ है। तमाम तर ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि बात 28वीं तरमीम पर उलझी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ है कि 28वीं तरमीम के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गुड कॉप और बैड कॉप का खेल खेलते हुए इस तरमीम को बरवक्त पास नहीं होने दिया और अब भी इस तरमीम के खिलाफ खेल खेलने में मसरूफ़ हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास 28वीं तरमीम का जो मतन पहुंचा है उसे देखकर उनका ख्याल है कि इस तरमीम के बाद दोनों जमातें अपने हाथों से अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करेंगी। इसलिए दोनों जमातें मिलकर पस पर्दा कुव्वतों को मामू बनाने की कोशिशों में थीं, मगर पस पर्दा कुव्वतें ऐसे खेल की खुद पुराने खिलाड़ी हैं। सुहेल वड़ैच का कॉलम भी इसी पस पर्दा लड़ाई का एक अलामती इजहार भी है। दूसरी वजह बिल्कुल जाहिर है कि तमाम तर जतन कर लेने के बावजूद और हुकूमत को हर तरह का फ्री हैंड देने के बाद मुल्क नहीं चल रहा। हर बंदा यहीं पे कि जी काम नहीं चलता पे, यहाँ पे आके बात ख़त्म हो जाती है और सिस्टम में अब इतनी इस्तात नहीं बची कि वो इक़्तिदार में बैठी सियासी लाशों का मज़ीद बोझ उठा सके। फैसल वावडा को मैदान में उतारने का मकसद ये भी है कि किसी भी इक़दाम से पहले मौजूदा हुक्मरानों को उनके अंजाम से बाखबर कर दिया जाए, ताकि आने वाली तब्दीली के सामने अगर ये किसी तरह की मज़ाहमत का इरादा रखते हैं तो उन्हें इसके नताइज से भी नताइज का इल्म होना चाहिए। अगर तब्दीली के इस अमल में मौजूदा हुक्मरान ताउन करें तो एहतसाब से बचे रहेंगे और कोई वीडियो सामने लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा नाज़रीन, इस बार सेनेटर फैसल वावडा सिर्फ बयानात ही नहीं दाग रहे बल्कि वो सरकारी करप्शन के शवाहिद भी मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ जिसमें फैसल वावडा ने इंकशाफ किया कि जी मुल्क में गाड़ियों की मकामी तैयारी के नाम पर 100 अरब रुपए की करप्शन की जा रही है और चंद कंपनियों की अजारादारी कायम है। उन्होंने वजारत सनत व पैदावार पर तनकीद करते हुए कहा कि मुबैना तौर पर इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर और सेक्रेटरी ने माफिया के साथ मिलकर 100 अरब रुपए की करप्शन की है। फैसल वावडा ने कहा कि जी उनके पास मकामी गाड़ियों की तैयारी के नाम पर होने वाली करप्शन के तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने इन शवाहिद पर मुश्तमिल किताब लहराते हुए कहा कि इस तरह के शवाहिद तो FBI के पास भी नहीं होंगे जो उनके पास हैं। ज़ाहिर है फैसल वावडा को ये शवाहिद किसी ने फराहम किए होंगे। ऐसे शवाहिद फराहम करने की सलाहियत जो है या किसके पास है ये आप सब जानते हैं। एक और ख़ातून अचानक नून लीग के ख़िलाफ़ एक्टिव हो गई हैं, ये हैं मोहतरमा मिसाल मलिक साहिबा। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि नून लीग और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान जो है ये काबिल तनकीद है। उन्होंने टका के तनकीद की है। वो कहती हैं कि ये जो दहशत गर्दी है वाला नारा लाहौर की CM यानी मरियम नवाज़ ने शुरू किया था। उन्होंने कहा ये सारा ख़ानदान मोदी का यार है जो अपने घर में मोदी का रेड कारपेट इस्तकबाल करते हैं। मिसाल मलिक ने कहा कि जी मोदी के यार अब आज़ाद कश्मीर में लड़ाई को हवा दे रहे हैं, मगर मोदी के इन यारों का मुकाबला करने के लिए मुल्क में मोदी के दुश्मन मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ख़ुद को कश्मीर का बेटा करार देते हैं। आज जब रावला कोर्ट में हालात ख़राब हैं तो ये कश्मीर का बेटा कहाँ चला गया है? वो सुलह के लिए किरदार अपना क्यों अदा नहीं कर रहा? मिसाल मलिक की ये सख्त जुमलों वाली गुफ्तगू भी जो है लोग कहते हैं कि ये भी बिला वजह नहीं है। मिसाल मलिक क्यों बोलती हैं, कब बोलती हैं, ये भी सब लोग जानते हैं। दूसरी तरफ ज़राए का ये कहना है कि नून लीग की क़यादत ने अपने तमाम रहनुमाओं को मना कर दिया है कि वो फैसल वावडा और मिसाल मलिक की गुफ्तगू का कोई जवाब ना दें। आज कौमी असम्बली में एक के बाद एक वफाकी वज़ीर जो है वो शोला बयानी करता रहा, मगर किसी ने फैसल वावडा की बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। ये जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटाई किसी ने भी। उसका मतलब ये है कि शरीफ ख़ानदान को हालात की संगीनी का एहसास है और वो महाज़राई को फ़िलहाल मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इस मुश्किल माहौल में मियाँ नवाज़ शरीफ का वतन वापस ना आना भी कई सवालों को जन्म दे रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत है नाज़रीन जो अपनी निजी महफ़िलों में खुलकर बता रहे हैं कि उनकी मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ बातचीत कामयाबी के साथ जारी है। उनसे वादा किया गया है कि बजट की मंजूरी के बाद ऐसा ब्रेक थ्रू होगा जो सबको नज़र आएगा। शायद इसी वजह से PTI की क़यादत किसी भी तरह की मज़ाहमती तहरीक के बड़ी मज़ाहमती या खुली मज़ाहमती तहरीक के मूड में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अच्छा नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतें जो हैं वो क्रैश कर गई हैं। कहा जा रहा है $118 फ़ी बैरल तक पहुंचने वाला तेल जो है वो $76 की खबरें भी आ गई हैं। आने वाले दिनों में कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान है। अभी तक इन खबरों की वैसे तस्दीक नहीं हो रही। कुछ ज़राए से खबरें ये भी आ रही हैं कि
قیمتوں میں استحکام ہے۔ خیال ایک طرف سے یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ قیمتیں جو ہے $60 سے $65 فی بیرل پر آ جائیں گی۔ اگر تیل کی عالمی قیمتوں کو دیکھا جائے تو پاکستان میں پھر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت کسی بھی طرح $200 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت نے 28 فروری کو جنگ شروع ہوتے ہی تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا تھا۔ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، عالمی مارکیٹ میں کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں، مگر حکومت ابھی تک خاموش ہے اور آئندہ جمعے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور جمعے کو بھی عین ممکن ہے کہ تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہ کی جائے، کیونکہ ریونیو کے حصول کا اس وقت سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات ہی رہ گئی ہیں۔ حکومت میں ذرا سی بھی انسانیت اگر باقی ہے تو پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں لوگوں کو لوٹنا بند کر دے۔ اچھا ناظرین، آزاد کشمیر جو ہے وہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نون لیگ کی عقل سے آری جو قیادت ہے وہ بھی معاملے کو مزید خراب کرنے پر تلی بیٹھی ہے۔ دونوں جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کردار جو ہے وہ ناقابل بیان حد تک افسوسناک ہے۔ آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑے عجیب و غریب انداز میں گفتگو کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جی آزاد کشمیر میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے تانے بانے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کے پاس برطانوی شہریت ہے یا اس معاملے کے پیچھے بھارت ہے۔ ملک کے وزیر دفاع نے بلا سوچے سمجھے ایک طرف اوورسیز کشمیریوں پر حالات خراب کرنے کی ذمہ داری ڈال دی ہے اور دوسری طرف احتجاج کرنے والوں کے ڈانڈے جو ہے بھارت سے ملا دیے ہیں۔ میرے خیال میں اس جلد بازی کی کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف نون لیگ کی آزاد کشمیر شاخ کی قیادت جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ معاملات بگاڑنے اور عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا الزام پیپلز پارٹی پر ڈال رہی ہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر کے رہنماؤں کا کہنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں فورسز کی تعیناتی یا عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے سے متعلق نون لیگ سے مشاورت ہی نہیں کی گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کالعدم قرار دینے پر ان سے مشاورت کی جاتی تو وہ شاید ذمہ داری قبول کرتے۔ پیپلز پارٹی نے خود یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو وہی اس کی ذمہ داری بھی اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے رہنما ہر جگہ سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ان کا موقف کچھ اور ہے اور آزاد کشمیر میں بالکل کچھ اور۔ یہی نون لیگ کا ناظرین اصل چہرہ ہے جو اب ہر سطح پر بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین آخر میں چند شعر فراز کے۔ دکھ تو ہر وقت تعاقب میں رہا کرتے ہیں، دکھ تو ہر وقت تعاقب میں رہا کرتے ہیں، یوں پناہوں میں کہاں تک کوئی رہ سکتا ہے، کب تلک ریت کی دیوار سنبھالے کوئی، کب تلک ریت کی دیوار سنبھالے کوئی، وہ تھکن ہے کہ میرا جسم بھی ڈھہ سکتا ہے، اجنبی لوگ نئے لوگ پرائی گلیاں، اجنبی لوگ نئے لوگ پرائی گلیاں، زندگی ایسے قرائن میں کٹے گی کیسے، تیری چاہت بھی مقدس تیری قربت بھی بہشت، دیس پردیس کی تفریق گھٹے گی کیسے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔